बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वायरस के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वायरस की डेफिनेशन की, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है वो आपसे शेयर किया, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वायरस होता कैसे है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले वायरस के दो हिस्से होते हैं, एक है इसका प्रोटीन कोट और दूसरा है इसका जेनेटिक कोड। कोड बाहर वाले कवर को कहते हैं, कोड इनर साइड को कहते हैं, बिल्कुल सेंटर। अच्छा, जो प्रोटीन कोट है इसको कैप्सिड भी कहा जाता है, असल नाम इसका कैप्सिड है, जबकि कोर को जीनोम भी कहते हैं। ये भी समझ लें, जीनोम क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन अ सेल। किसी सेल में जितने अक़साम के और जितने जीन्स हैं उन सबको मिलाकर जीनोम कहते हैं। वायरस सेल तो नहीं है, लेकिन जीनोम इसका है। तो जीनोम का मतलब हो गया मोर देन वन जीन, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन जीन। एक से ज़्यादा जीन्स का जो मजमुआ है उसको जीनोम कहा जाता है। अब प्रोटीन कोट या कैप्सिड पर बात करें तो इससे पहले एक और चीज़ है, some viruses, not all, have an envelope। कुछ वायरसेस में इस कोट से बाहर भी कोई चीज होती है जिसको envelope कहा जाता है। This envelope is derived from host। ये envelope host से derived होता है। इसका मतलब ये है कि ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा, कुछ वायरसेस जब होस्ट से बाहर आते हैं ना, उस वक्त उसकी सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा काट के अपने साथ ले आते हैं, ये इन्वेल्व कहलाता है। और ये इन्वेल्व लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। अमूमन ये इन्वेल्व इस तरह से होता है, आगे हम तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लिपिड बाइलेयर होती है इसमें, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड वेरियसली, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे, क्योंकि ये किसी और की सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो जो इन्वेल्व वाले वायरसेस होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये भी हमें जो आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा खतरनाक ये क्यों होते हैं। फिलहाल इतना बता दें कि सब में नहीं, कुछ वायरसेस में इन्वेल्व होता है। अगर ये इन्वेल्व हुआ तो ये वायरस ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि होस्ट के सेल से लिया है, उससे काट के लिया है और अपने गिर्द लपेटा है, तो ये एक एडिशनल कवर होता है। लेकिन वायरस का जो अपना है वो कैप्सिड है। इस कैप्सिड के पीसेस होते हैं आमतौर पर, उन पीसेस को कैप्सोमेयर कहा जाता है, कैप्सोमेयर्स। और कैप्सोमेयर्स की तादाद स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? हर स्पीशीज में इन कैप्सोमेयर्स की तादाद फिक्स या मुकर्रर होती है। मसलन दो वायरसेस का जिक्र है, एक है हर्पेस, हर्पेस भी पढ़ते हैं, हर्पिस भी पढ़ते हैं। 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। और दूसरा है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस में 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ये इनके लिए मुकर्रर है। मैं दोबारा बताता हूं कि कैप्सिड प्रोटीन कोट को कहा जाता है, और उस कोट में आमतौर पर कई पीसेस होते हैं। हर पीस को कैप्सोमेयर कहा जाता है। कैप्सोमेयर की तादाद हर स्पीशीज में मुकर्रर होती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कैप्सोमेयर्स को गिनकर हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसाल बताई कि एक हर्पिस वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स भी कहते हैं। इसमें 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं इसके कैप्सिड में, जबकि एडिनो वायरस जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, नज़ला जुकाम वाला, इसमें 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। तो ये हो गया कैप्सिड्स का जिक्र। इसके बाद आते हैं जेनेटिक कोड या जीनोम की तरफ। वायरस के इनसाइड जीनोम या जेनेटिक कोर कहलाता है। तो कोर तो कैप्सिड के अंदर जो है, मसलन अगर ये कैप्सिड है किसी भी तरह का हो सकता है, इसके अंदर के कुछ भी हो उसको कोर कहा है। लेकिन इस कोर में नुमाया चीज जो होती है इसका जीनोम है, और ये जीनोम
या डीएनए पर मुश्तमिल होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोबारा सुनिए, या डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं। इसीलिए जिसमें डीएनए होगा उसको डीएनए वायरस कहते हैं, जिसमें आरएनए होगा उसको आरएनए वायरस कहते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कुछ एंजाइम्स भी हों इस कोड में। एंजाइम्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। आप जब वायरस को पढ़ेंगे तो वायरस में लिखा होगा कि वायरसेस हैव नो एंजाइम्स, ऐसा नहीं है। वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक एंजाइम्स, ये याद रखना आपने। मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं है क्योंकि इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, लेकिन दूसरे एंजाइम हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर एक बहुत मशहूर एंजाइम से हमारा वास्ता पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आरएनए वायरस में होता है और उनके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, लाइगेज है, इसी तरह प्रोटीएजेस हैं या इंटीग्रेजेस हैं, इस तरह के कई एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये हो गया जी वायरस के वजूद का जिक्र। अब शक्ल में वायरस कैसे नजर आते हैं? वायरस की शेप का तयन कैप्सिड करता है। कैप्सिड के लिहाज से कुछ वायरस हमें इस तरह नजर आते हैं, इनको रॉड शेप कहा जाएगा, रॉड शेप। तो ये रॉड जरूरी नहीं है कि रॉड ही हो, ये इस तरह हो सकता है। और इसमें ये कैप्सोमेयर्स होंगे एक से ज्यादा, इनके अंदर इसका जीनोम होगा, तो रॉड शेप हो गए। कुछ इस तरह से हो सकते हैं, एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल कहलाते हैं ये, या फिर ये इस तरह से होते हैं, ये भी शेप है। इनको कहा जाता है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल भी कहते हैं इनको, पॉलीहेड्रल भी कहते हैं। और अगर इसमें 20 सरफेसेस हों या 20 ट्रायंगल्स हों तब इनके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, इकोसाहेड्रल, ICOSA, इकोसाहेड्रल। मैं दोबारा बताता हूँ, देखें। फर्ज करें हमारे सामने अभी एक शेप नजर आती है, एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तो अब ट्रायंगल्स बन गए। एक पीस यूं है, एक पीस यूं है, जितना ये पीसेस आप बनाते जाएंगे ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर किसी वायरस के कैप्सिड में 20 ट्रायंगल्स होंगे तो उसको इकोसाहेड्रल कहते हैं। अगर तादाद फिक्स ना हो तो इनको पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल कहते हैं। पॉलीहेड्रल में ये सरफेसेस गिनी जाती हैं, ये सारी सरफेसेस, हर लाइन एक कैप्सोमेयर है और उससे एक सरफेस बनती है। तो जितनी ज्यादा सरफेसेस होंगी वो पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल कहलाएंगी। अगर 20 सरफेसेस मुकर्रर हो तो तब उसको क्या कहेंगे? इकोसाहेड्रल कहेंगे। ठीक हो गया जी, ये शक्ल है। अच्छा, शक्ल के लिहाज से अब वायरसेस 4 तरह के हैं ओवरऑल शक्ल के लिहाज से। पहले का तो जिक्र इनडायरेक्टली हो चुका, इन्वेल्प्ड, ये बिल्कुल अलग ही है। इन्वेल्प्ड वायरस के लिए कोई शक्ल मुकर्रर नहीं है। मसलन ये वायरस भी इन्वेल्प्ड हो सकता है, ये भी इन्वेल्प्ड हो सकता है, इवन ये भी इन्वेल्प्ड हो सकता है। तो जिसमें होस्ट से लिया हुआ कवर हो वो इन्वेल्प्ड कहलाएगा। दूसरी जो एक्चुअल शेप्स हैं वो एक तो है रॉड शेप्ड, जैसे मैंने पहले कहा रॉड शेप्ड वो हैं जो एलोंगेटेड हैं, लंबे इस तरह से। तीसरे हैं पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल को हमने अभी बताया कि ये पॉलीगोनल भी हो कहलाते हैं, इकोसाहेड्रल भी कहलाते हैं। चौथी जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। कॉम्प्लेक्स शेप कब बनती है? जब दो मुख्तलिफ शेप्स आपस में मिल जाए। मसलन ये एक पॉलीहेड्रल पार्ट था इसका, आगे ये रॉड भी इसके साथ मिल जाए, तब इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कैप्सिड्स की शेप्स के लिहाज से वायरस की 4 अक़साम। इन्वेल्प्ड वाले जिसमें अंदर शेप कुछ भी हो, बाहर होस्ट से लिया हुआ कवर मौजूद है। रॉड शेप ये लंबी वाली है, पॉलीहेड्रल ये वाली है, और कॉम्प्लेक्स में पॉलीहेड्रल और रॉड दोनों मिल गई है। तो इससे ये भी साबित होती है बात कि एक्चुअल साइजेस वायरस की एक्चुअल शेप्स 2 ही, रॉड शेप और
पॉलीहेड्रल। जब दोनों को मिला तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद आती है बारी वायरस की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो पहले आपको याद दिला दें, किसी जानदार को या मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? यानी दो वजह है। पहली वजह है किसी चीज की तादाद बहुत ज्यादा है, उसको स्टडी करना आसान ना हो, तो फिर हम उनको सिमिलरिटी या डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। वायरस की भी हजारों अक़साम हैं, इसलिए इनको भी आसानी से स्टडी करने की खातिर, इनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को देखने की खातिर इनको भी ग्रुपों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन होस्ट। होस्ट की स्पेसिफिसिटी है, इस पर तो हम अलग से बात करने वाले हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वायरस किसी भी होस्ट के जिस्म में नहीं रह सकता। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। एक खास वायरस एक खास होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, और इस हिसाब से वायरस की 3 अक़साम बनती है। पहली टाइप बैक्टीरियल वायरस, या इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। नाम से जाहिर है ये सिर्फ बैक्टीरिया के सेल में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी इनका होस्ट बैक्टीरिया है। दूसरे कहलाते हैं एनिमल वायरसेस। इनके भी नाम से जाहिर है कि ये सिर्फ एनिमल्स के सेल में सर्वाइव कर सकते हैं। अब एनिमल कहते हैं तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए पोरिफेरा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक तकरीबन 17 लाख स्पीशीज हैं एनिमल किंगडम में। उनमें से किसी भी एनिमल के जिस्म में रहे तो उनको एनिमल वायरस का दर्जा दिया जाए। तीसरी टाइप है प्लांट वायरस। प्लांट वायरसेस कैन सर्वाइव इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट की तकरीबन 4 लाख अक़साम हैं, उनमें से किसी भी प्लांट के किसी भी सेल में रहे तो वो प्लांट वायरस है। तो होस्ट के लिहाज से वायरस की कितनी अक़साम हुई? 3 हुई। बैक्टीरियल वायरसेस, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस। यहाँ मैं जोर देकर ये कह रहा हूँ कि प्लांट वायरस सिर्फ प्लांट के सेल में सर्वाइव कर सकता है, एनिमल के सेल में भी नहीं कर सकता, बैक्टीरियल सेल में भी नहीं कर सकता। इसी तरह जो बैक्टीरियल वायरस है वो सिर्फ बैक्टीरिया के सेल में सर्वाइव कर सकता है, एनिमल और प्लांट में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी का इंसान ने फायदा उठाया। बैक्टीरियल वायरस को ला के एनिमल के जिस्म में डालें तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन इससे आप काम लेंगे, बाद में हम बताएंगे आपको क्या काम लिया है। तो होस्ट के लिहाज से वायरस की कितनी अक़साम हुई? 3। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज। फेज या सॉरी मैंने फेज लिखा है, बैक्टीरियोफेज GE, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। एक क्लासिफिकेशन तो ये हुई। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो अभी हमने डिस्कस किया ना, वही 4 स्ट्रक्चर्स थी। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड, इसके हिसाब से 4 अक़साम हुई। इन्वॉल्व वाली हो गई पहले, और दूसरे क्या है? रॉड शेप्ड। तीसरी टाइप कौन सी है? पॉलीहेड्रल। और चौथी टाइप कौन सी हो गई? कॉम्प्लेक्स। अभी जिक्र किया इसका, तो ये आपने ज़हन में रखना। इसके बाद वायरस की जो क्लासिफिकेशन है आखिरी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम के लिहाज से वायरस की 2 अक़साम हैं। एक को कहा जाएगा DNA वायरस, दूसरे कहलाएंगे RNA वायरस। जैसे कि नाम से जाहिर है, पहले भी हमने कहा जिन बैक्टीरिया में DNA होता है उनके पास RNA नहीं होता, जिनके पास RNA होता है उनके पास DNA नहीं होता। तो DNA वायरस कहेंगे तो आज के बाद क्या ज़हन में रखेंगे? इनका जीनोम DNA पर मुश्तमिल है। और RNA वायरस कहेंगे तो आप क्या ज़हन में रखेंगे? इनका जीनोम RNA पर मुश्तमिल। DNA वायरस के अंदर 2 तरह का हो सकता है। एक तो है डबल स्ट्रैंडेड DNA, या इसको कहा जाएगा dsDNA।
बल्कि डी छोटा लिखा है, DSDNA। इसका क्या मतलब है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा कहलाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनको कहा जाएगा SSDNA। थोड़ा यहां रुक के इसको क्लियर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। डीएनए तो होता ही डबल स्ट्रैंडेड है ना, है कि नहीं है? स्ट्रैंड का मतलब क्या है? डीएनए में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और वाटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। तो ये डीएनए है, फर्ज कर ले हमारा, तो ये तो समझ में आता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा है? एक स्ट्रैंड पर तो डीएनए होता ही नहीं, लेकिन वायरस के पास है। जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसको आरएनए क्यों नहीं है? उसकी वजह है, एक तो यहां पर जो शुगर है, पेंटोज शुगर होगा ना न्यूक्लियोटाइड्स में, इसके कार्बन नंबर 2 पर OH के बजाय H होगा, तो इसलिए ये शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज है। ये डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। दूसरा फर्क, यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होंगे, जबकि आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, यहाँ थाइमिन है तो इसको डीएनए कहा जाए। तो कुछ वायरसेस में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ वायरसेस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसी हिसाब से जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसको DSDNA कहा जाएगा, DSDNA वायरस। जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होगा SSDNA वायरस के लिए। ठीक हो गया? अब हम आते हैं आरएनए वायरस की तरफ। आरएनए वायरस की 4 अक़साम हैं। आरएनए वायरस, इनका जीनोम 4 तरह का हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इनका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये भी मुतजाद है। आरएनए सेल्स के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहां पर ये है डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड है तो इसको डीएनए क्यों नहीं कहा? फिर वही वजह है, इनमें जो शुगर है वो कैसा शुगर है? राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है, राइबोज शुगर है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ कौन से हैं? AUCG, ये। तो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आरएनए के हैं, लेकिन ये दिखता डीएनए की तरह है, इसलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहा जाएगा। एक टाइप ये हो गया DSRNA, एक टाइप। दूसरी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? ये सिंगल चेन पर मुश्तमिल है, लेकिन इससे आगे ये लिखना है एक्टिंग एज mRNA। ये mRNA के तौर पर एक्ट करता है। एक और ग्रुप है वायरस का, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो है, लेकिन एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर mRNA। ये mRNA के टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। अभी मैं समझाता हूं ये टेम्पलेट क्या है। चौथी टाइप है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर डीएनए। देखें, पहले ये नाम याद रखें। एक तो वायरस का जो आरएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, वो तो हो गया डबल स्ट्रैंडेड। दूसरे का सिंगल स्ट्रैंडेड है और यही आरएनए mRNA के तौर पर काम करता है। mRNA क्या करता था? प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम के साथ मिल जाता था। तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं? ये नुकता समझने की कोशिश करो बेटा। मैं आपको यूं बताता हूं डीएनए और आरएनए का रिश्ता क्या है। ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस से फर्ज कर लें, ये इसका डीएनए है। इस डीएनए की कॉपी बनती है आरएनए की शक्ल में, ये mRNA कहलाता है। और ये mRNA यहां से बाहर आकर राइबोसोम के साथ मिलता है तो प्रोटीन बनते हैं, है ना? अच्छा, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी यही काम करता है। अब कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और यही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्ट, जिस तरह इस mRNA ने काम किया, डायरेक्ट काम करता है, तो उसको कहेंगे एक्टिंग एज mRNA। दूसरे में क्या है? वायरस में है
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन जब ये होस्ट के अंदर जाएगा तो ये डायरेक्ट इसकी तरह काम नहीं करेगा, ये अपनी नकल तैयार करेगा एक और आरएनए की शक्ल में। इस नए आरएनए को क्या कहेंगे? एमआरएनए। और जो वायरस का अपना था वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट कहलाएगा। टेम्पलेट समझते हैं ना, कालिक अक्स, यानी जिसको देखकर कोई चीज बनाई जाए। तो यहां पर वायरस का ओरिजिनल डीएनए डायरेक्ट जाके प्रोटीन नहीं बनवा रहा, ये होस्ट के पास जाके अपनी नकल तैयार करता है, वो नकल एमआरएनए बनकर जाके काम करती है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? एज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। अब चौथी टाइप है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर डीएनए। हुआ क्या है? आप यूं समझ लीजिए, ये वायरस है और इस वायरस के अंदर एक आरएनए है, ये होस्ट के अंदर गया, होस्ट के अंदर जाकर वायरस का ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होस्ट के अंदर जाके पहले डीएनए बनाएगा, उस डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा। अब ये एमआरएनए जाके इस तरह काम करेगा। तो ऐसे वायरसेस को क्या कहेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, वेयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए। नया डीएनए कहां बन रहा है? होस्ट के सेल से। उधर जाके ये पहले डीएनए बनेगा, फिर उस डीएनए से नई कॉपी बनेगी, वो कॉपी एमआरएनए की बनेगी। तो इस तरह वायरस की कितनी अकसाम हुई? जीनोम के लिहाज से 6 अकसाम, 2 डीएनए के वायरस, 4 आरएनए के वायरस। क्लियर हो गया? बताइए।